हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको केमिस्ट्री से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में अवगत कराऊंगा, जानकारी कराऊंगा। इन महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी देने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें तथा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स देखिए, आप जानते हैं, आपने तत्व अथवा यौगिक का नाम सुना है। तत्व अथवा यौगिक के बारे में आप कुछ जानते होंगे। तत्व का मतलब एलिमेंट, अवयव। यौगिक मीन्स कंपाउंड, कंपाउंड मीन्स यौगिक। इसके बारे में आपने सुना होगा। तो फ्रेंड्स, तत्व अथवा यौगिक ये जो है अणुओं से मिलकर बना होता है। अणु को जो है इंग्लिश में कहते हैं, अणु को मोलक्यूल, अणु को मोलक्यूल कहते हैं। मोलक्यूल्स एलिमेंट और कंपाउंड ये मोलक्यूल्स, ठीक है, मोलक्यूल्स से मिलकर बना होता है। और अणु अर्थात मोलक्यूल्स परमाणुओं से, एटम से मिलकर बना होता है। पहले तो कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि ये एटम जो है, परमाणु जो है, ये अविभाजित कण है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में आगे चलकर वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं भैया, ये जो है परमाणु, एटम भी कुछ मूल कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ऐसा वैज्ञानिकों ने बताया, ऐसा बाद में वैज्ञानिकों ने बताया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि एलिमेंट अथवा कंपाउंड, तत्व अथवा यौगिक, ये अणुओं से मिलकर बना होता है, अणु परमाणुओं से, और परमाणु भी कुछ मूल कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, तत्व क्या है? तत्व देखिए, जैसे लिख दिए कार्बन, कार्बन का संकेत आप जानते हैं, कार्बन सी कार्बन। तो कार्बन जो मुक्त रूप में होता है, उसमें कुछ भी मिलावट ना हो, सी कार्बन। ऐसे ही आप Fe आयरन, लोहा। आयरन ऐसा हो कि मतलब उसमें किसी चीज़ का मिलावट ना हो, और यहाँ तक कि उस पर जंग भी ना लगा हो, तो एकदम मुक्त अवस्था में आयरन। ये क्या है? ये तत्व है। सी एक तत्व है, Fe तत्व है। आयरन का संकेत Fe होता है। ऐसे ही Al एल्यूमिनियम मुक्त अवस्था में, किसी से संयुक्त ना रहे, जरा भी उसमें कुछ मिलावट ना हो, एल्युमिनियम, ये सब मुक्त अवस्था में। सी हुआ एक तत्व है, Fe तत्व है, Al तत्व है। ये आप समझ सकते हैं। और कंपाउंड आप क्या समझते हैं? कंपाउंड में देखिए, यहाँ मैं लिखा CaCO3, ये आपका Fe, Al, और
N नाइट्रोजन, Cu कॉपर, तो ये सब तत्व है। अब यहाँ देखिए आप CaCO3, ये जो है ये आपका कंपाउंड यौगिक है। क्या ये कंपाउंड है, यौगिक है, क्योंकि ये कई परमाणुओं से मिलकर बना है। देखिए कैल्शियम तत्व का एक परमाणु Ca। ध्यान देने की बात है स्टूडेंट्स, एक ध्यान दीजिए कि किसी तत्व को देखिए, जैसे कार्बन है, कार्बन तत्व को हम C से दिखाते हैं और कार्बन तत्व के एक परमाणु को, कार्बन तत्व के परमाणु के संकेत को C से दिखाते हैं। तो कार्बन तत्व C से दिखाएंगे, C कार्बन, तो कार्बन तत्व के परमाणु को भी C से निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसको दिमाग में आपको रखना है। Fe आयरन तत्व को Fe से प्रदर्शित करेंगे। आयरन तत्व के एक परमाणु के, एक एटम को Fe से प्रदर्शित करेंगे। एल्युमिनियम एक तत्व है, आप जानते हैं, और इस प्रकार एल्युमिनियम तत्व के एक परमाणु को, एल्युमिनियम तत्व के परमाणु को जो है Al से प्रदर्शित करते हैं, एल्युमिनियम। इस तरह Al का मतलब हुआ एल्युमिनियम तत्व, Al का मतलब ये हुआ कि एल्युमिनियम तत्व का एक परमाणु। इस बात को दिमाग में रखना है। तो आप देख रहे हैं इसमें CaCO3, तो फ्रेंड्स इसमें Ca जो है ये कैल्शियम, Ca क्या है, कैल्शियम भी एक तत्व होता है, ठीक। Ca और यहाँ Ca क्या, Ca कैल्शियम तत्व का एक परमाणु भी हो गया। Ca कैल्शियम को दिखा रहा है, कैल्शियम तत्व को प्रदर्शित करता है, और Ca कैल्शियम तत्व के एक परमाणु को भी प्रदर्शित करता है। तो इस तरह आप देख रहे हैं इसमें CaCO3, ये जो आपका ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें Ca कैल्शियम तत्व का एक परमाणु हो गया, C कार्बन तत्व का एक परमाणु हो गया, और O3 इसमें ऑक्सीजन तत्व के 3 परमाणु, ऑक्सीजन तत्व के 3 परमाणु इसमें हैं। इस तरह से जो है ये आपका CaCO3 ये कंपाउंड आपका बना है। ये CaCO3 है, इसे कहते हैं, ये संगमरमर का फार्मूला है, संगमरमर, जिसे मार्बल कहते हैं, संगमरमर, मार्बल कहते हैं इसको, संगमरमर या मार्बल। और खड़िया मिट्टी या चाक या लाइमस्टोन का भी यही सूत्र होता है, खड़िया मिट्टी कहते हैं या चाक कहते हैं, और लाइमस्टोन चूने का पत्थर, चूने का पत्थर लाइमस्टोन, चूने का पत्थर, इसको कहते हैं इंग्लिश में लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, चूने का पत्थर लाइमस्टोन, ये आप जानते हैं। तो इस तरह से CaCO3 फ्रेंड्स ये आपका कंपाउंड है, यौगिक है। अब आप बात को समझ सकते हैं। तो तत्व और एलिमेंट, आप जानते हैं लगभग हमारे आसपास जो भी पदार्थ दिखते हैं, लगभग वो किसी का, कुछ तत्वों का मिश्रण भी होता है और कुछ कंपाउंड होता है। तो इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे कि मिश्रण और कंपाउंड में क्या अंतर है। फिलहाल आप इतना समझिए, यहाँ पर तत्व और यहाँ ये यौगिक, तत्व और यौगिक के बारे में, एलिमेंट और कंपाउंड, इस तरह आप समझ गए। तो इस तरह से फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये जो तत्व अथवा यौगिक होते हैं ये अणुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक। और ये जो अणु होता है परमाणुओं से, एटम से मिलकर बने होते हैं, ठीक। और बाद में वैज्ञानिकों ने बताया, पहले पूर्व समय में
वैज्ञानिकों ने बताया था कि कुछ वैज्ञानिकों ने कहा था कि परमाणु अविभाजित कण है, इसको किसी तरह अविभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में चल करके कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि भैया ऐसा है कि परमाणु भी एक परमाणु को भी विभाजित कर सकते हैं। पहले तो लोगों ने कहा था परमाणु अविभाज्य है, मतलब उसको हम विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन बाद में लोगों ने बताया कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, बल्कि ये विभाज्य हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आदि, ये जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आदि मूल कणों से मिलकर बने होते हैं और उसमें विभाजित किए जा सकते हैं, ऐसा बताया लोगों ने। तो इस तरह से आप समझ गए। अब देखिए यहाँ परमाणु की व्यवस्था हम देखते हैं। परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस, जिसे आप कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहते हैं नाभिक, नाभिक इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। और इस नाभिक के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बंद रहते हैं। और इस नाभिक के बाहर जो है, ये आपका नाभिक हो गया। नाभिक के बाहर वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, बंद वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। और उन वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये तो नाभिक हो गया, इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बंद है। नाभिक के बाद तुरंत बाद देखिए पहली कक्षा है, पहली कक्षा में ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा, इस तरह से। तो इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, वितरित रहते हैं और चक्कर लगाते हैं। इस तरह से ऐसे होते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ नाभिक के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो देखिए ये जो हमने इस संरचना हमने बनाया है, इलेक्ट्रॉनिक संरचना जो मैंने बनाया है, ये सोडियम परमाणु की संरचना है। ये सोडियम परमाणु की संरचना है। सोडियम परमाणु की संरचना है। आप जानते हैं सोडियम परमाणु का परमाणु भार 23 होता है। और परमाणु भार 23 होता है और उसमें नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की जो संख्या होती है, प्रोटॉन जो होते हैं 11 होते हैं और न्यूट्रॉन जो होते हैं 12 होते हैं। और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11। इस बात को आप समझ सकते हैं। ध्यान देने की बात है स्टूडेंट्स, आप ध्यान देंगे। नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम एटॉमिक मास कहते हैं। एटॉमिक मास, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम एटॉमिक मास कहते हैं। एटॉमिक मास मीन्स परमाणु भार, ऐसा होता है स्टूडेंट्स। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम परमाणु भार कहते हैं। और स्टूडेंट ध्यान देने की बात है, नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं, यहाँ देखिए सोडियम में नाभिक के अंदर 11 प्रोटॉन होते हैं। न्यूक्लियस, सोडियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या 11 होती है। तो नाभिक के अंदर, किसी परमाणु के नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। मतलब यहाँ देखिए प्रोटॉनों की संख्या 11 है, अतः नाभिक के बाहर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 होगी। देखिए यहाँ पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में
1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 दूसरी कक्षा में है, 2 8 10, और अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 8 10 1 11। तो इस तरह 11 इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के बाहर कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके समझ में आ गया कि नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों ने बताया। तो इस तरह आप कह सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। आप कह सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऐसा आप कह सकते हैं। प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, ये आप दिमाग में इस बात को रखिए। अब और स्टूडेंट, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बराबर होती ही है, और इसे परमाणु संख्या कहा गया। प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इसे कहा गया परमाणु क्रमांक कहा गया, या परमाणु संख्या कहा गया, परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक को जेड से दिखा देते हैं। यहाँ पर परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित कर देते हैं, और एटॉमिक मास को जो है ए से प्रदर्शित करते हैं। एटॉमिक मास ए, यहाँ देखिए ए एटॉमिक ए है ना, तो ए से प्रारंभ करते हैं, और परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं, जेड अक्षर से। तो इस तरह से प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, और प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। इस तरह से अगर किसी नाभिक के अंदर प्रोटॉन की संख्या 11 है, तो ये समझिए कि उसका परमाणु क्रमांक 11 है, और उस नाभिक के बाहर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 होगी। इस प्रकार और आप कह सकते हैं किसी परमाणु में नाभिक के अंदर अगर 13, मान लीजिए 13 प्रोटॉनों की संख्या 13 है, किसी नाभिक के अंदर अगर प्रोटॉनों की संख्या 13 है, तो नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी, इलेक्ट्रॉन भी 13 होंगे। ये दिमाग में इस बात को आप रखिए। अच्छा, अब यहाँ देखिए सोडियम परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 11 है, और न्यूट्रॉन 12 होते हैं, 12। ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, लेकिन हम 12 आपको बता रहे हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या 11, न्यूट्रॉन 12 होते हैं, और इस तरह से सोडियम का परमाणु भार क्या हो गया? सोडियम का परमाणु भार 23 हो गया। एटॉमिक मास एम लिख देना संक्षिप्त में, एम। एटॉमिक मास आपका 23 हो गया सोडियम का। ठीक, इस तरह आप समझ सकते हैं। अब आपके समझ में आ गया। ठीक, अब स्टूडेंट्स, अब आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ उपस्थित होंगे।